हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स वीडियो सीरीज को, जहां पे हम सर्टिफिकेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हम इसको पूरे एक वीडियो सीरीज को एक नैरेटिव, एक स्टोरी टाइम की फॉर्म में समझेंगे। उस वीडियो में हमने ये भी बोला था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर आपके पास आता है अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए, तो वो किस तरीके से पिच करेगा। वो 3 पॉइंट्स पे पिच करेगा, एक फाइनेंशियल्स, सेकंड ऑब्लिगेशंस और तीसरा टाइम। फाइनेंशियल्स के अंतर्गत हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर की भी बात करी थी। आज उसी नैरेटिव को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नाउ यू आर कन्विंस्ड कि हाँ, फाइनेंशियली इट मेक सेंस फॉर यू कि हाँ, एक क्लाउड प्रोवाइडर के साथ आपको जाना चाहिए। बट एज अ एज एज अ कंपनी आपको कुछ एक कंसिडरेशंस भी देखने पड़ेंगे, क्या ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज़, अब आप क्या पूछेंगे क्लाउड प्रोवाइडर से? सबसे पहले आप पूछेंगे मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स फॉर यू। मेरा डेटा कितना सिक्योर रहेगा? ठीक है? किसी भी कंपनी के लिए डेटा सिक्योरिटी इज़ द बिगेस्ट हेडेक, कि अगर मेरा डेटा सिक्योर नहीं है तो आप पे रेगुलेटरी एक्शन भी हो सकता है। फिजिकल डेटा सिक्योरिटी की यहाँ पे बात करते हैं, तो उस तरीके से सिक्योरिटी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। सेकंड इज हाई अवेलेबिलिटी। अगर आपको वो अवेलेबल ही नहीं है, अब अगर आपकी सर्विस, अगर आपने कोई वेबसाइट क्लाउड पे डाली है और अगर वो डाउन ही है, तो कोई फायदा ही नहीं है। एंड थर्ड इज एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट आई और मेरे को क्लाउड पे उसे होस्ट करने में बहुत ही टाइम लग रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है? सो मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स आपकी सिक्योरिटी, हाई अवेलेबिलिटी और एजिलिटी हो जाती हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कुछ गुड टू हैव रिक्वायरमेंट्स होंगी, कि अगर ये भी अगर क्लाउड प्रोवाइडर मुझे देगा तो मैं बहुत खुश हूँगा। डिलाइटेड, अगर इससे भी ज़्यादा आपने ये भी प्रोवाइड कर दिया तो आई विल बी वेरी डिलाइटेड एज अ कस्टमर। एंड लास्टली कुछ इवेंट बेस्ड आपकी कंसिडरेशंस होंगी। तो इन पॉइंट्स पे हम कवर करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। आज की वीडियो में हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं मस्ट हैव रिक्वायरमेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट क्लाउड प्रोवाइडर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो मैं क्लाउड पे नहीं जाऊंगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट कंसिडरेशंस डू वी हैव एज मस्ट हैव। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के विद इन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल सिक्योरिटी, कि आपने मेरा डेटा, आपने मेरे एप्लीकेशंस को जहां भी होस्ट किया है, जिसको आप डेटा सेंटर कहते हैं, उसमें आपने फिजिकल सिक्योरिटी कैसी प्रोवाइड करी है। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पे किसी तरीके का अटैक हो जाए और हमारा सारा का सारा डेटा चुरा लिया जाए। ओके, सो फिजिकल सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको एज्योर कहता है दे हैव अ वेरी हाई फिजिकल सिक्योरिटी। दे हैव मल्टी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। किस तरीके से, इवन अगर सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वहां पे जाएगा तो विदाउट आईडी कार्ड ही विल नॉट बी अलाउड। आईडी कार्ड एज वेल एज वहां पे लिस्ट दी जाती है कि इन्हीं लोगों को आज के दिन अलाउड है। अगर उस तरीके की उस लिस्ट में द इंडिविजुअल हैज गॉट इट्स नेम, देन ओनली ही इज अलाउड। तो फिजिकल सिक्योरिटी इट्स अ वेरी हाईली मैन्ड सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है वहां पे। नाउ सेकंड इज डेटा बैकअप। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ डिजास्टर हुआ, कुछ तो इशू हुआ वहां पे और मेरा सारा का सारा डेटा ही गायब हो जाए। डेटा को बैकअप करना एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ऑब्वियसली आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से वहां पे डेटा बैकअप किया जाता है, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द सिक्योरिटी मॉड्यूल जो है, ये हमारे को, हम इसको केवल इसी वीडियो में नहीं, आगे कई वीडियोस में हम हर तरीके से कवर करते रहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी तरीके की होती है। एक तो जैसे हमने फिजिकल सिक्योरिटी की बात करी, आगे जाके हम वर्चुअल नेटवर्क्स की बात करेंगे, किस तरीके से फायरवॉल्स वगैरह लगाई जाती हैं, जिससे कि किसी तरीके का ऑनलाइन अटैक आपके डेटा पे, आपके एप्लीकेशन पे ना हो। उसके बाद कौन डेटा को एक्सेस करता है, उसके लिए आईएम मॉड्यूल करके होता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट होता है। और जिसमें ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। डेटा गवर्नेंस होता है, ग्रुप्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं। तो और इन सब चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बस आपको एक बहुत हाई लेवल आइडिया दे रहा हूँ। ओके, बट सिक्योरिटी इज वन मॉड्यूल विच वी आर गोइंग टू कवर विद इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फ्यूचर। अब बट एट अ हाई लेवल, फिजिकल सिक्योरिटी, रेगुलेशंस और गवर्नमेंट डेटा, ये तीन अभी हम पढ़ने वाले हैं। जो ये वर्चुअल नेटवर्क्स के थ्रू जो हमारी सेफ्टी होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो हम आगे मॉड्यूल्स में कवर करेंगे। अब रेगुलेशंस लाइक जीडीपीआर हैं क्या?
कई कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन में एक जीडीपीआर करके होता है जहां पे आपका डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन है। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेगुलेशन दिया गया है कि ये डेटा, जो भी डेटा आप यूरोप के लोगों का है, जो भी आप यूरोप में स्टोर कर रहे हैं, वो यूरोप के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट फॉर देम कि डेटा रिसाइड जो करेगा वो यहीं पे करेगा। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ का डेटा यूएस के किसी डेटा सेंटर में स्टोर कर लें। दिस काइंड ऑफ थिंग इज नॉट अलाउड। तो ये रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से है सारी कंपनीज के ऊपर। अब एज अ क्लाउड प्रोवाइडर अगर आप मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, देन आई हैव नो यूज, नो बेनिफिट ऑफ गोइंग ओवर टू क्लाउड। तो एज्योर रिकमेंड भी करता है और एज्योर ये कॉन्फिडेंस भी देता है कि आपका ये जीडीपीआर की रेगुलेशंस को हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। जो भी आपका डेटा यहाँ का है वो यहीं पे यहीं रहेगा। नाउ देयर इज गवर्नमेंट डेटा। अब काफी देश ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट, जिनकी गवर्नमेंट एक्चुअली क्लाउड को यूज करना चाहती हैं, दे डू नॉट वांट टू गो विद अ थर्ड, अपना खुद का एक ऑन प्रोमाइसेस नहीं रखना चाहती, बट दिस इज अ वेरी सिक्योर डेटा। इस डेटा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं किसी और कंपनी के डेटा के साथ सेम स्टैक पे स्टोर भी कर लूँ। इट हैज़ टू बी कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो गवर्नमेंट डेटा के साथ अपनी अलग ही रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली सिक्योर्ड डेटा जिसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेस पॉसिबल नहीं है। तो फॉर सच डेटा ऑल्सो, फॉर जहाँ पे इस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसको भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फुलफिल करता है। और इसीलिए यूएस और उसके जितने भी फेडरल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पार्टनर्स हैं, उनके लिए एक एज्योर गवर्नमेंट टाइप का एक अलग ही पोर्टल बनाया गया है, एक अलग ही फ्रेमवर्क बनाया गया है। इस पूरे इकोसिस्टम में आप गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी हाईली सिक्योर डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ इनिशिएटिव चाइना के लिए भी चल रहा है, बट मेनली एज्योर गवर्नमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यूएस, जो फेडरल स्टेट गवर्नमेंट और उसके पार्टनर्स हैं, उसके लिए दिया जाता है। तो ये तो हो गई सिक्योरिटी की बात। अब आती है हाई अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? अब आपको ये तो आप सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है भाई, एज्योर हमारा डेटा को बिल्कुल सिक्योर रखेगा, जो भी हमारे रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करवाएगा। बट अब मुझे चाहिए कि ठीक है, अगर मैंने कोई अपनी सर्विस होस्ट करी है एज्योर में, वो हाईली अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है मुझे, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। अगर मेरी सर्विस लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही, मेरे एंड कस्टमर्स तक नहीं पहुँच पा रही, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। सो हाउ कैन यू एंश्योर कि कोई डाउन टाइम नहीं होगा एंड कंटिन्यूअस यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा? उसको करने के लिए एज़्योर के अंदर 3 कॉन्सेप्ट हैं। इसके इसके अंदर भी और कई लेयर्स होती हैं, बट एट हाई लेवल, ज्योग्राफी, रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी ज़ोन। Geography, now I have categorically mentioned it कि preserves data residency. Data residency is the keyword here. ये एक लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि मैंने ईयू के केस में जीडीपीआर की बात करी, एक रेगुलेशन है कि ईयू का डेटा यूरोपियन यूनियन के बाहर नहीं जा सकता, यूरोप के बाहर नहीं जा सकता। सो अब अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स को आपको सेटिस्फाई करना है तो आपको अपना जो भी पूरा इकोसिस्टम है उसको कुछ एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा, जिनको हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो इस तरीके की ज्योग्राफी क्या है? जैसे कि एक नॉर्थ अमेरिका हो गई, एक एशिया पैसिफिक की कोई ज्योग्राफी हो गई जहाँ पे आप इंडिया वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरी ग्लोब को कुछ ज्योग्राफीज, कुछ लॉजिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। मेन पर्पस क्या है? टू प्रिजर्व डेटा रेसिडेंसी। ठीक है, कि डेटा इसी रीजन के अंदर रिसाइड करेगा। ओके, सो द कीवर्ड इज डेटा रेसिडेंसी। नाउ रीजन क्या है? अब रीजन क्या है कि देखिए, डेटा सेंटर्स तो आपके होंगे ही होंगे। ठीक है, डेटा सेंटर इज द फाइनल फिजिकल यूनिट जहां पे आपका डेटा या एप्लीकेशंस रिसाइड या होस्ट करेंगे। ठीक है, अब रीजन्स क्या है? इन ज्योग्राफीज को हमने फिर और कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनका मेन पर्पस इतना है कि लो लेटेंसी से उनको कनेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे लेटेंसी डिफाइंड पैरामीटर। लेटेंसी मतलब कि अगर मैं यहाँ, अगर यूरोप में बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई एप्लीकेशन चाहिए, तो आई विल नॉट होस्ट माय एप्लीकेशन इन यूएस। क्यों? क्योंकि लेटेंसी बहुत कम, बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरे को उसको एक्सेस करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही धीरे धीरे डेटा पुल अप होके आएगा। तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरे को पास ही किसी रीजन में, मेरे जो भी यूरोप में कोई रीजन है वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन होस्ट हो, जिससे कि लेटेंसी ना हो, डिले ना हो, मुझे डेटा को एक्सेस करने में बहुत जल्दी, मेरी वेबसाइट है अगर, तो वो बहुत जल्दी से लोड हो जाए जिसको मैं देख सकूं। ठीक है, इसके साथ साथ
पर्पस ये भी है कि कुछ एक पेयर रीजन्स होते हैं, ओके। इन रीजन्स को आप लोग आपने सबसे पहले तो उनको बहुत ही लो लेटेंसी नेटवर्क से जोड़ा हुआ है, ठीक है, कि अगर एक रीजन डाउन हुआ किसी वजह से, तो दूसरा रीजन जो आपका पेयर रीजन है, ठीक है, तो आपने पेयर्स बना लिया। अगर मेरा ये वाला रीजन डाउन हुआ, कोई बात नहीं, मैं दूसरे रीजन से सर्व करूंगा, ठीक है। सो इस तरीके की मैकेनिज्म्स को प्रोवाइड किया गया है। सेकेंडली, द थिंग इज, ये सारे रीजन्स जो हैं बहुत ही लो लेटेंसी नेटवर्क से विद इन अ ज्योग्राफी कनेक्टेड हैं, तो जिसकी वजह से आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, ओके। सो रीजन के केस में अगेन अ लॉजिकल यूनिट है, लेटेंसी डिफाइंड पैरामीटर होता है, और पेयर रीजन का कॉन्सेप्ट आता है कि जिस जो कि सपोर्ट करता है हाई अवेलेबिलिटी को। बट सबसे बड़ी चीज जो डेटा सेंटर फेलियर के लिए है, जिसको अवेलेबिलिटी जोन, जिसके नाम में ही अवेलेबिलिटी है, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी जोन। अगर मेरा जहां डेटा रिसाइड कर रहा है वो है डेटा सेंटर, अगर इस डेटा सेंटर में कुछ भी फेलियर हुआ, तो मुझे मेरा एप्लीकेशन या डेटा किस तरीके से मिलेगा, एक दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से मिलेगा, ठीक है। तो जो भी डेटा होता है उसको रेप्लिकेट किया जाता है, कॉपी किया जाता है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर, ठीक है। विद इन अ सेम रीजन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होंगे, उसके अंदर आपका डेटा को कॉपी किया जाता है, जिससे कि अगर कोई एक डेटा सेंटर में फेलियर आ रहा है, तो दूसरा डेटा सेंटर से उसको आपको अवेलेबल कराया जा सके। इसके अंदर हम और भी चीजें पढ़ेंगे, फॉल्ट डोमेन, अपडेट डोमेन, जहां पे मैं डायग्रामेटिकली आपको ये सब चीजें समझाऊंगा। बट एट अ वेरी हाई लेवल सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे देख पाए। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हाई अवेलेबिलिटी देयर आर 3 पॉइंट्स जो अभी आपको याद रखने हैं। वन है ज्योग्राफी, जहां पे हम डेटा रेसिडेंसी की बात करते हैं। दूसरा है ज्योग्राफी के विद इन आते हैं कुछ रीजन्स, रीजन्स के अंदर लेटेंसी की बात होती है, आप अपने सबसे पास वाले रीजन से अपने डेटा को गैदर करना चाहेंगे। उसके अंदर पेयर रीजन होता है, जिससे कि अगर किसी भी वजह से एक रीजन डाउन है तो आप दूसरे पेयर रीजन से सर्व कर सकें ट्रैफिक को। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट विद इन द रीजन इज अवेलेबिलिटी जोन, जिसके अंदर फिजिकल डेटा सेंटर्स रिसाइड करते हैं, और इन डेटा सेंटर्स में इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग एंड नेटवर्किंग होती है। यहीं पे आपका एक्चुअल में डेटा रेप्लिकेशन होता है अक्रॉस डेटा सेंटर्स, ओके। एंड लास्ट पॉइंट टू कंसिडर इज एजिलिटी। एजिलिटी इज द एबिलिटी टू डिप्लॉय क्विकली, जिसको हम आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी विद इन मिनट्स आप सडनली डिप्लॉय कर सकें। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से वर्चुअल मशीन्स को अवेलेबल कराया जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर अस टू डिप्लॉय थिंग्स क्विकली इन एज्योर, ओके। अब हम मेन बात करेंगे क्वेश्चंस की, और इन प्रैक्टिस जोन से आपको सारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली है, हाउ विल माइक्रोसॉफ्ट कंपनसेट फॉर डाउन टाइम ऑफ एनी ऑफ इट्स रिसोर्सेज। अगर कोई भी रिसोर्स का डाउन टाइम होता है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई आउटेज आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको किस तरीके से कंपनसेट करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज एज्योर क्रेडिट आपको मिलते हैं, जिसको आप रिडीम कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज अवेलेबिलिटी जोन कॉपी डेटा अक्रॉस रीजन्स ऑटोमेटिकली टू मेंटेन हाई अवेलेबिलिटी। तो क्या अक्रॉस अनदर रीजन, ओके, आपका अवेलेबिलिटी जोन अगर रीजन 1 में है, तो क्या वो डेटा किसी और अवेलेबिलिटी जोन जो रीजन 1 में है उसी में कॉपी करता है ऑटोमेटिकली, या रीजन 2 के अंदर जो अवेलेबिलिटी जोन हो सकता है उसमें भी कॉपी कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज नो क्रॉस रीजन एप्लीकेशन। जो जिस रीजन में है अवेलेबिलिटी जोन, उसी के अंदर जो अदर अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेटा को रेप्लिकेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रीजन में और मे नॉट हैव अवेलेबिलिटी जोन। तो बिल्कुल सही बात है, रीजन के अंदर हो भी सकता है कि कोई अवेलेबिलिटी जोन हो या नहीं भी हो। कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जिसमें कोई अवेलेबिलिटी जोन नहीं है। विल यू बी चार्ज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा विद इन द सेम रीजन। अगर आप कुछ डेटा को रीजन के विद इन ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या उसका चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। नो, देर विल नॉट बी एनी चार्ज। पर अगर आप किसी दूसरे रीजन में डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो आपको चार्ज जरूर लगता है।
अ रिसोर्स कुड इनकर डिफरेंट चार्जेस व्हेन होस्टेड इन डिफरेंट रीजन्स। तो मान लीजिए आपने एक वर्चुअल मशीन है, उसको रीजन ए के अंदर पहले चला रहे हैं, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम यूसेज है, तो आपको एक्स चार्ज लग रहा है। क्या अगर आप उसी चीज़ को उतना ही यूज़ करेंगे विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन इन अनदर रीजन, तो भी आपको एक्स चार्ज लगना चाहिए या फिर डिफरेंट? सो द आंसर इज़ आपको डिफरेंट चार्ज लग सकता है, बिकॉज़ पर रीजन चार्जेस कुड डिफर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर ये चार्ज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना पैसा लग रहा है, तो आप ये भी देख लें कि किस रीजन में आपको सस्ता पड़ेगा। Which all area does GDPR affect? As I told you, GDPR is for EU only. So the correct answer is EU. And the Azure government is applicable for which areas? Currently, it is available only for US federal, state government and partners. So जितना भी मेरे एक्सपीरियंस से मुझे जो माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल्स AZ900 सर्टिफिकेशन एग्जाम के अराउंड क्वेश्चंस लगते हैं इस एरिया से, उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। फाइनली जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मेमोरी जोन में ऑफ दिस ओल्ड डिस्कशन दैट वी डिड टुडे। ज्योग्राफी में डेटा रेसिडेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रीजन मे और मे नॉट हैव अवेलेबिलिटी जोन। लो लेटेंसी कनेक्शंस होते हैं। चार्जेस फॉर सेम रिसोर्स कुड वेरी अक्रॉस रीजन्स एंड नो कॉस्ट फॉर डेटा ट्रांसफर विद इन द सेम रीजन, जिसको हमने क्वेश्चंस में कवर भी किया है। डेटा सेंटर फेलियर की बात आती है तो आप समझ जाइए आपको अवेलेबिलिटी जोन की यहाँ पे बात हो रही है। इट इज़ ओनली रीजन स्पेसिफिक, नो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो होता है वो अक्रॉस रीजन्स नहीं होता है ऑटोमेटिकली, जस्ट विद इन द सेम रीजन अनदर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई आउटेज होता है तो उसका कंपनसेशन माइक्रोसॉफ्ट आपको एज्योर क्रेडिट्स की पॉइंट में करता है, जिसको आप रिडीम कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई सर्विस को डिसकंटिन्यू करने वाला है एज्योर, तो वो आपको करीबन 12 महीने पहले बताएगा। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कल अगर एज्योर ने कोई सर्विस बंद कर दी तो हमारे को कितना टाइम मिलेगा। GDPR again about EU and Azure government, about US federal, state governments and partners. So guys, I hope you like this video. इसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि कुछ जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं उनको किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझें। और ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए यहाँ पे मैंने उनको डिटेल में डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद अदर कंसिडरेशंस जब आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाते हैं। विद दैट, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।